मित्रों, हम देख रहे थे एक प्रगतिशील ऐसी मौलिक कहानी जिस कहानी की लेखिका सुशीला टागोरे है। उन्होंने इस मौलिक कहानी के अंतर्गत वर्तमान समय में सुशिक्षित लोगों में स्थित जाति पाति की प्रचलित सामाजिक समस्या को स्पष्ट रूप से चित्रित किया है। जरूर हमने पढ़ लिख कर बड़े बड़े पद प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन आज भी हम अमानवीय जाति पाति छुआछूत के बंधनों में लिप्त हैं। ये कहानी सामाजिक समता को स्थापित करती है और आपसी भेदभाव को मिटाने का काम करती है। ये यूं कहेंगे कि सभी को समानता का संदेश देती है। और समानता का संदेश देने के लिए इस कहानी के अंतर्गत का अजय पंडित यह काम करता है, खेमचंद राठौर यह काम करता है, विजय चपरासी यह काम करता है। लेकिन धार्मिकता को छिपक कर बैठने वाला एक पात्र है, वो उच्च विद्या विभूषित है, मैनेजर के पद पर बैठा हुआ है, जाति से कोकणस्थ ब्राह्मण है। कहानी की शुरुआत जय श्री राम से होती है। फोर व्हीलर गाड़ी का रिवर्स का हॉर्न गूंजने लगता है जय श्री राम नाम से। उस गाड़ी का मालिक है अजय पंडित। गाड़ी पार्क करने के बाद मैनेजर साहब बड़े आहिस्ता उसे कहते हैं कि इसी तरह के हॉर्न से धार्मिक उन्माद बढ़ सकता है, दंगे बढ़ सकते हैं, ऐसा हॉर्न गाड़ी को मत लगाइए। भाई, इस भूमि पर शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं, माता जिजाऊ को मानने वाले हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले को मानने वाले हैं, सावित्रीबाई फुले को मानने वाले हैं, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वालों की संख्या भी यहाँ कोई कम नहीं है। सभी ने अपने अपने महामानवों को लेकर जुलूस निकाले। जय शिवराय, जय जिजाऊ, जय भीम का नारा हमारा है, भारत देश हमारा है, ऐसे भी नारे गाए हैं ना, ऐसे भी नारे दिए हैं। लेकिन मैनेजर साहब धीरे से उस अजय पंडित को कहते हैं, आप कोकणस्थ है ना, कोकणस्थ चित्पावन ब्राह्मण, बार बार कोकणस्थ होने का वह याद दिलाता है। हमने कोकणस्थ ब्राह्मण का वर्ण किस प्रकार का होता है, आंखें किस प्रकार की होती है, ये सब कुछ देख लिया है। जातीयता को लेकर बातें भी हमने देखी है, और शायद हम उस दिन ओबीसी कोटे के विजय यादव तक आकर पहुंचे थे कि वो किस किस्म का आदमी है।
12वीं पास है वह, लेकिन चपरासी की बजाय बाबू का काम करता है। मैनेजर साहब उसके ऊपर खींचते हैं। वो कहता है कि मैं तो एक नौकरी छोड़ देता हूँ, इतना काम बहुत सारा पड़ा है कि एक तो चपरासी का काम करूँगा, नहीं तो बाबू का काम। अपने स्टेबल की पेंडिंग स्थिति दिखाते हुए चपरासी का काम खेमचंद से ही वह करवाना चाहता है। विजय यादव महात्मा ज्योतिराव फूले की विचारधारा को मानने वाला है। इसीलिए वो ऑफिस में खेमचंद के द्वारा ही सभी को पानी पिलाना चाहता है। हम सब इंसान हैं, हमें आपस में कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सब बराबर हैं। 21वीं सदी चल रही है और खेमचंद को भी अपना चपरासी का काम बहुत अच्छा लगता है। उसमें उसे गौरव महसूस होने लगता है। थोड़ा क्यों न हो लेकिन बहुत थोड़ा क्यों न हो लेकिन ऊपर उठ चुके हैं। अब वो लोगों के पास जाकर बातें करने लगता है। लोगों को पानी भी पिला सकता है, नहीं तो पहले विजय खेमचंद को हंसता है और आंख मारते हुए कहता है, पिला सबको पानी पिला। इन्होंने अपने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पानी पीने नहीं दिया था, अब तुम इनको पानी पिलाओ। खेमचंद ने सुना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाड़ के चौदार तालाब का पानी लेने के लिए आंदोलन किया था। एक बार ऑफिस के समय के बाद मैनेजर साहब कुर्सी पर बैठे कुछ सोच रहे थे। उन्हें खाली देखकर खेमचंद उनके पास चला गया। मैनेजर बड़ी आत्मीयता से खेमचंद से बात करने लगे हैं। परिवार का हलचल पूछने लगे, कैसा है, क्या चल रहा है वगैरह इस तरह से। साहब का अपनापन देकर ये महाशय खेमचंद भी उनसे इधर उधर की बातें पूछने लगा। फिर बीच में उसके दिमाग में क्या आया खेमचंद के कुछ पता नहीं, लेकिन उसने पूछा साहब को कि गोधरा कांड क्या है साहब। मैनेजर साहब ने उसे डांटते हुए कहा, तुमको गोधरा कांड नहीं मालूम? अरे वाह, गुजरात में हिंदुओं को इतना सताया, इतना परेशान किया, ट्रेन को आग लगा दी गई और तुमको कुछ नहीं मालूम? खेमचंद को अचानक याद आ गया। हाँ साहब, हमने टीवी में देखा था। गुजरात 2002 के कांड को लेकर हमने रेडियो में सुना था, समाचार पत्रों में भी खबरें छपी थी। बहुत सताया था, लेकिन ऐसा नहीं सुना था साहब हमने, दूसरे लोगों को बहुत सताया गया। वहाँ पे उनकी बस्तियाँ जलाई गई, उनके बच्चों को आग में झोंका गया, उनकी लड़कियों को तो ना समझो क्या। मैनेजर साहब तुरंत उसे रोकते हुए गए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वे सब गलत खबरें थी। सही बातें हम बता रहे हैं, वही उन लोगों ने हमको सताया। खेमचंद को लगा मैनेजर साहब सही बता नहीं रहे हैं, या तो उन्हें सही जानकारी नहीं है, न ये जानबूझकर अपने ढंग से ये बताने लगे हैं। वहीं पे तो सरकारी मीडिया के अलावा प्राइवेट भी कोई मीडिया वाले थे। एनजीओ के सदस्यों ने वहाँ जाकर देखा था कि कितने लोगों के घर जले, कितने लोगों की जानें उसमें चली गई है। यहाँ तक वहीं पे पता चला है कि जानबूझकर ये प्लान करवा के ये सब कुछ दंगा करवाया है, आतंक फैलाया गया है।
पुलिस और सरकार भी उन्हें नहीं रोक पाई है, सब चुपचाप देखते रहे हैं। मैनेजर साहब की बात सुनकर उसे बड़ी हैरत हुई। खेमचंद को गोधरा कांड के विषय में पूरी जानकारी है, और गोहना कांड के विषय में भी पूरी जानकारी है। गोहना कांड वाल्मीकि बस्तियों में खूब चर्चा वाला विषय रहा है। उनकी बड़ी बड़ी मीटिंगें वहीं पे हुई है, सब लोगों ने मिलकर जुलूस निकाले थे, कलेक्टर के सामने धरना दिया था। खेमचंद भी जुलूस में गया था, उसने भी नारे लगाए थे, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, इस तरह से नारे उसने भी दिए थे। वो जानता है हरियाणा राज्य के गोहना गांव की वाल्मीकि बस्ती में आग किसने लगाई थी। उस बस्ती के अंतर्गत के लगभग 50 घर जल गए थे। घरों के सामान जलकर राख हुए थे, केवल लोगों की जान बचाई थी। यह सब कुछ पूर्व नियोजित था, सबको पता था किसने लगाई है, क्यों लगाई है, लेकिन कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया। पुलिस ने बस्ती के दलित लोगों की अपनी जान बचाने के लिए वहां से मजबूर होकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। न सरकार रोक सकी, न पुलिस वाले लोग रोक सके, क्योंकि आग लगाने वाले ताकतवर लोग थे। खेमचंद ने मैनेजर साहब से पूछा, साहब और ये गोहना कांड क्या है? मैनेजर साहब को बड़ी तसल्ली आई है, और उसी तसल्ली के साथ उन्होंने अपने हाथ कान पर रखकर बड़े झटके के साथ, मानो उस बात को यूं ही दूर हटाने लगे वे। फिर माथे पर ट्रेस देकर बल देकर बोलने लगे, अरे वो कुछ नहीं, बस एक छोटे से लड़के के नासमझी की वजह से ये कांड हुआ था, बाकी कुछ नहीं है। कोई घर नहीं चले वहाँ के, बस 2-4 बार आवाज़ चढ़ाकर बोल दिए। इधर उधर से वो 2-4 बातें बढ़ा चढ़ाकर लोग कह देते हैं और उसे कांड कहा जाता है। इस तरह से उसे टालने की उन्होंने कोशिश की।